ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से खंड ग मूल्यांकन से संबंधित रचनाकारों को जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो सेक्शन कंप्लीट किया था वो था सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित हमने तथ्यों को जान लिया था। इस सेक्शन से अगर हम देखें तो हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, बाबू गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत से संबंधित तथ्यों को हमने जान लिया था। आज के इस वीडियो में हम इलाचंद जोशी से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। इसके बाद हम देखें तो हमें जानना है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, पंडित नंदुलाल वाजपेयी, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित शांति प्रिय द्विवेदी, महादेवी वर्मा, रामधारी सिद्धनकर, उपेंद्रनाथ अश्क, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर नगेंद्र, अमितलाल नागर, फणीश्वरनाथ रेणु। तो इन सभी रचनाकारों से संबंधित तथ्यों को हम जानेंगे। फिलहाल आज का जो टॉपिक है इलाचंद जोशी, इस पर हम केंद्रित होते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है इलाचंद जोशी। पहला तथ्य है, श्री इलाचंद जोशी बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार हैं। आपने निबंधकार, कहानी लेखक, उपन्यासकार, पत्रकार, संपादक, समीक्षक आदि अनेक रूपों में हिंदी गद्य साहित्य की श्रीवृद्धि की है। आपने भारतीय और विदेशी साहित्य का गहरा अध्ययन किया है। आप फ्रेंच तथा बांग्ला साहित्य से प्रभावित भी हैं। आपके प्रकाशित निबंध संग्रह हैं, तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण तथ्य है। इलाचंद जोशी के प्रकाशित निबंध संग्रह हैं साहित्य सर्जना 1938 प्रकाशन वर्ष, विवेचना 1943 प्रकाशन वर्ष, विश्लेषण 1953 प्रकाशन वर्ष, साहित्यिक चिंतन 1954 प्रकाशन वर्ष, देखा परखा 1957 प्रकाशन वर्ष। आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। अब कहानी संग्रहों की अगर हम बात करें तो इसमें धूप रेखा 1938 प्रकाशन वर्ष, दिवाली और होली 1942 प्रकाशन वर्ष, रोमांटिक छाया 1943 प्रकाशन वर्ष, आहूति 1945 प्रकाशन वर्ष, खंडहर की आत्माएं 1948 प्रकाशन वर्ष, डायरी के नीर स्पृष्ट 1951 प्रकाशन वर्ष, कटीले फूल लजीले कांटे 1959 प्रकाशन वर्ष। अगला है, आपको सर्वाधिक ख्याति उपन्यासों के क्षेत्र में प्राप्त हुई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है, पहला है घृणामयी 1929 प्रकाशन वर्ष, सन्यासी 1940 प्रकाशन वर्ष, पर्दे की रानी 1942 प्रकाशन वर्ष, प्रेत और छाया 1944 प्रकाशन वर्ष, निर्वासित 1946 प्रकाशन वर्ष, मुक्तिपथ 1948 प्रकाशन वर्ष, सुबह के भूले 1951 प्रकाशन वर्ष, जिप्सी 1952 प्रकाशन वर्ष, जहाज का पंछी 1954 प्रकाशन वर्ष, ऋतुचक्र 1969 प्रकाशन वर्ष, भूत का भविष्य 1973 प्रकाशन वर्ष, कवि की प्रेषी 1976 प्रकाशन वर्ष। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये इनके उपन्यास थे। आपने 21 विदेशी उपन्यासकार 1944 प्रकाशन वर्ष, यह भी इनकी एक रचना है। 21 विदेशी उपन्यासकार 1944, शरद व्यक्ति और कलाकार 1954, रविंद्रनाथ 1955। ये 3 कृतियां हैं इनकी। जैसी कृतियों की रचना करके अपने ढंग से आपने साहित्यकारों का मूल्यांकन भी किया है। तो साहित्यकारों के मूल्यांकन से संबंधित 3 रचनाएं कौन कौन से हैं? 21 विदेशी उपन्यासकार, शरद व्यक्ति और कलाकार और तीसरा है रविंद्रनाथ। तो ये क्या है? साहित्यकार से संबंधित इन्होंने मूल्यांकन दिया है। इनके अतिरिक्त आपने ऐतिहासिक कथाएं 1942 प्रकाशन वर्ष, उपनिषदों की कथाएं 1943 प्रकाशन वर्ष, महापुरुषों की प्रेम कथाएं 1954 प्रकाशन वर्ष जैसी रचनाएं भी प्रस्तुत की हैं, जिनसे आपकी कथा साहित्य संबंधी रुचि की व्यापकता का अनुमान लगाया जा सकता है। आपने गोर्की के संस्मरण 1943 प्रकाशन वर्ष भी लिखे हैं और दोस्तोवस्की की कुछ कहानियों का अनुवाद भी किया है। पत्र संपादक के रूप में भी आपकी अच्छी ख्याति रही है। सबसे पहले आपने प्रयाग से प्रकाशित चांद के सहयोगी संपादक के रूप में कार्य किया था। इसके बाद कुछ दिनों तक आपने सुधा का संपादन किया, किंतु यहाँ टिक नहीं सके। सन 1930 में आपने कलकत्ता से अपने बड़े भाई के सहयोग से विश्ववाणी पत्रिका निकाली। तो अभी आप यहाँ देखेंगे किन किन पत्रिकाओं से इनका जुड़ाव रहा है, सुधा, प्रयाग, चांद और विश्ववाणी। आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह पत्रिका बंद हो गई। इसके बाद आपने क्रमशः विश्वामित्र, सम्मेलन पत्रिका, भारत, धर्मयुग, साहित्यकार आदि कई पत्रों का थोड़े थोड़े दिनों के लिए संपादन किया। संगम के संपादक के रूप में आपने अच्छी ख्याति अर्जित की। तो संगम भी इन्होंने संपादित किया है। आपके संपादन काल में संगम एक श्रेष्ठ साहित्यिक वैचारिक पत्र के रूप में उभरकर सामने आया है। इसके गांधी और सुभाष अंक आज भी स्मरणीय हैं। यूँ तो उपयुक्त समस्त रचनात्मक कृतित्व आपकी विचारधारा और प्रवृत्ति का साक्षी है, किंतु अपने निबंधों और उपन्यासों की भूमिकाओं में
आपने समय समय पर साहित्य के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं वे महत्वपूर्ण हैं और आधुनिक हिंदी साहित्य के संदर्भ में उनका विवेचन आवश्यक है। साहित्यिक मान्यताएं देख लेते हैं। साहित्य की व्याख्या करते हुए जोशी जी ने लिखा है कि साहित्य का अर्थ ही वह कला है जो जीवन के सहित अर्थात साथ हो। इसलिए आज के अभाव के युग में यदि सच्चे साहित्य का प्रतिष्ठान करना हो तो उन सब उपकरणों को बटोरना होगा जो यथार्थ जीवन की प्रगति के साथ है। जनता की भूख प्यास और आर्थिक संकट की समस्याओं को अपनाकर उन्हें प्रतिभा के रासायनिक स्पर्श से साहित्यिक रस में परिणत करना होगा और फिर साहित्यिक रस का उपभोग सामूहिक मनहित के उद्देश्य से करना होगा। जनता की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को साहित्य रस में परिणत करने के लिए जोशी जी ने प्रतिभा के जिस रासायनिक स्पर्श की बात की है वह और कुछ नहीं मनोविश्लेषिक उपाय मात्र है। तो साहित्य की यह जो परिभाषा है वह जोशी जी के अनुसार है। आपके लिए महत्वपूर्ण परिभाषा हो सकती है। आपने अन्यत्र ऐसे ही संदर्भ में कहा है कि बड़े से बड़े राजनीतिक सत्य को पहले वेश बदल कर अंतर जगत में प्रवेश करना होगा, तभी वहाँ से मनोवैश्लेषिक उपायों से साहित्यिक सत्य के रूप में बाहर प्रस्फुटित हो सकता है। वस्तुतः जोशी जी अवचेतन में संचित होने वाली मानव प्रवृत्तियों को मानव के वैयक्तिक, पारिवारिक तथा सामाजिक संगठनों की संचालिका मानते हैं। अंतर्जीवन की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हैं और आज के पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विस्तार के मूल में भी मनोवैज्ञानिक कारणों की उपस्थिति अनिवार्य मानते हैं। जोशी जी की विशेषता यह है कि अंतर्मन को महत्व देते हुए भी वे सचेतन मन की अवहेलना नहीं करते हैं। आप दोनों के समन्वय पर बल देते हैं। आप कहते हैं जब तक कोई लेखक अवचेतन मन के छाया स्वप्नों को सचेतन मन की निहाई पर रख कर हम ये देख लेते हैं निहाई है यहाँ मन की रिहाई पर रखकर विवेक के हथौड़े की चोटों से उनका नवनिर्माण नहीं करता, तब तक वह वास्तविक अर्थ में साहित्य निर्माता हो नहीं सकता और ना उसका कच्ची अवस्था में दिया हुआ साहित्य पदार्थ स्वस्थ और मांगलिक ही हो सकता है। इसी दृष्टि से आप फ्राइडवाद और मार्क्सवाद में समन्वय स्थापित करना चाहते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की छायावादी और प्रगतिवादी काव्यधाराओं को आप एकांगी बताते हैं। आपकी दृष्टि में छायावाद अवचेतन मन के भीतर से अंधवेग से प्रस्फुटित हुई कला है और प्रगतिवाद बाह्य जगत की विचारधारा के साथ केवल सचेतन मन की ऊपरी सतह के टकराहट की उपज है। जोशी जी चेतन मन के साथ ही अवचेतन और ऊर्ध्व चेतन मन की स्थितियाँ भी स्वीकार करते हैं, किंतु अस्तित्व का मूल केंद्र विश्व जनीन अवचेतन में ही निहित मानते हैं। आपके अनुसार यह सामूहिक अंतरानुभूति लोक ही वह जगत है जहाँ से सृष्टि की मूल संचालिका शक्तियाँ निरंतर नए नए रूपों में विकसित होती चली जाती हैं। इसी के भीतर वे अगाध स्वप्न निहित हैं जो इंद्रधनुषी रंगों से बहिश्चेतना अथवा बाह्य जगत को प्रतिपल छा रहे हैं। अगला है वैयक्तिक चेतना और सामाजिक चेतना। अभी हमने साहित्यिक मान्यताएं देखी, अब वैयक्तिक चेतना और सामाजिक चेतना से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। आधुनिक युग में साहित्य और कला के संदर्भ में वैयक्तिक चेतना और सामाजिक चेतना का प्रश्न विचारकों और साहित्यकारों के समक्ष अधिक महत्वपूर्ण बनकर उपस्थित हुआ है। जोशी जी ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया है और पूरे भारतीय साहित्य तथा फ्रेंच साहित्य का हवाला देते हुए एकांत एवं निर्बाध वैयक्तिक स्वतंत्रता का विरोध किया है। आपके अनुसार सौंदर्य एवं कलाबोध भी संयम पर आधारित है। संयम वैयक्तिक स्वच्छंदता की आदिम प्रवृत्ति पर सामाजिक चेतना के अंकुश का ही परिणाम है। वृत्तियों के उदात्तीकरण की आवश्यकता सामाजिक दबाव के कारण ही पड़ी है और यह उदात्तीकरण ही काव्यात्मक सौंदर्य चेतना का कारण बना है। अब बलपूर्वक कहते हैं यह बात बिना किसी झिझक के कही जा सकती है कि केवल मानवीय सभ्यता और संस्कृति के ही नहीं, सौंदर्य बोध, कला और काव्यात्मक भावना के भी विकास का आदि कारण सामाजिक दमन, संयम और अनुशासन ही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं। दमित प्रवृत्तियों के उदात्तीकरण द्वारा ही मनुष्य स्थूल पशु चेतना की स्थिति से ऊपर उठा और मानव मन में काव्यात्मक सौंदर्य चेतना तभी जगी, किसी दूसरे कारण से नहीं। जोशी जी के अनुसार जब जिस देश में साहित्य के क्षेत्र में वैयक्तिक स्वतंत्रता का नारा बुलंद किया गया, तब उसका अंतिम परिणाम शौर्यहीनता, पराजय और दायित्वहीनता के रूप में सामने आया। 19वीं शती के फ्रांसीसी कलाकारों
जोशी जी के अनुसार जब जिस देश में साहित्य के क्षेत्र में वैयक्तिक स्वतंत्रता का नारा बुलंद किया गया, तब उसका अंतिम परिणाम शौर्यहीनता, पराजय और दायित्वहीनता के रूप में सामने आया। 19वीं सदी के फ्रांसीसी कलाकारों विक्टर कूजा, थियोफिल गोतिये, गोंकू बंधु, फ्लोबेर, वर्लेन, मोपासा, बॉडलेयर आदि का उल्लेख करते हुए जोशी जी कहते हैं कि इन लोगों के लिए द्वंद्व रहित विशुद्ध रोमांच का अनुभव ही कला का प्राण था। परिणाम देश के लिए घातक सिद्ध हुआ। सन 1870 ईस्वी में जब जर्मनी की सेनाएं पेरिस के निकट पहुंची, तब वर्लिन उल्लसित हो उठा और उसने कहा, अब कुछ अच्छा संगीत सुनने में आएगा। 1940 में फ्रांस में सार्त्र का प्रभाव बढ़ गया था। उसके अनुसार जीवन एक निरर्थक वासना है। सामाजिक दायित्व से कटे हुए साहित्यकारों ने राष्ट्र को जो प्रेरणा दी, उसका परिणाम यह हुआ कि 7 दिन के भीतर जर्मनी के सामने फ्रांस की जनता को आत्मसमर्पण कर देना पड़ा। जोशी जी इन दृष्टांतों से आधुनिक तरुण साहित्यकारों को शिक्षा लेने की बात कहते हैं। जोशी जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निषेध नहीं चाहते हैं, उसे वे सामाजिक चेतना के साथ बंधी हुई देखना चाहते हैं। अपने विचारों का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई बुरी चीज़ नहीं है, वह व्यक्ति की सहज चेतना है और यदि ठीक अनुपात में और समुचित परिवेश में उसे मान्यता दी जाए तो वह निश्चय ही वांछनीय है। स्वस्थ सामाजिक चेतना के साथ सापेक्षता में बंधी हुई वैयक्तिक स्वतंत्रता सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से हितकारी है। अगला जो शीर्षक है वो है निबंध। जोशी जी के निबंध संग्रहों का उल्लेख पीछे हो चुका है। आपके निबंधों का विषय साहित्य और मनोविज्ञान है, या यूँ कहिए कि साहित्य का मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। साहित्य की प्रवृत्ति विशेष या कवि विशेष का मूल्यांकन करते हुए प्रायः आप मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने लगते हैं। शेक्सपियर, कविंद्र, रविंद्र, शरद, पंत, प्रसाद, रहीम, चंडीदास, बाण आदि कवियों का मूल्यांकन करते हुए जोशी जी ने उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व की मनोवैज्ञानिक परख की है, अपनी स्थापनाएं भी की हैं और मूल्यांकन की नवीन दिशाओं की ओर संकेत भी किया है। इस प्रकार जोशी जी का मुख्य विषय साहित्य विवेचन ही है। यह विवेचन हल्की मनःस्थिति में व्यक्त होने वाली मनोलहरी के रूप में न होकर तत्वान्वेषणी प्रतिभा के सहज परिणाम के रूप में सामने आया है। जोशी जी के निबंध उनके विस्तृत अध्ययन के सूचक हैं। उन्होंने प्रायः ऐसे विशिष्ट साहित्यकारों की चर्चा की है जिनमें जीवन के मार्मिक अनुभवों की अभिव्यक्ति, कुछ विशेष प्रकार का दर्द, कुछ मौलिक एवं नवीन साहित्य चेतना का स्फुरन लक्षित होता है। साहित्य के प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के कारण ही कहीं कहीं तो आप नितांत मौलिक बात कह जाते हैं, किंतु कहीं कहीं अन्य दृष्टिकोणों की उपेक्षा भी कर जाते हैं। आज का साहित्य शीर्षक निबंध में आपने प्रसंगवश रस के संबंध में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। रस सिद्धांत का साधारण विद्यार्थी भी जानता है कि रस सिद्धांत का आधार सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक तीनों ही हैं। इसके आधार पर व्यक्ति चेतना और समष्टि चेतना के बीच एक सामंजस्यमयी स्थिति भी निर्धारित की जा सकती है। जोशी जी अपने जोश में कहते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। काव्य साहित्य की इस सूत्रगत परिभाषा के औचित्य को लेकर कभी किसी ने कोई शंका नहीं उठाई, पर आज के आलोचकों को काव्य का यह मापदंड अत्यंत संकीर्ण, संकुचित और बचकाना लगता है। इसी दृष्टि से कोई भी रसात्मक वाक्य या पूरा पद्य, फिर चाहे उसका रस कितना ही छिछला क्यों ना हो, काव्य कोटि तक आसानी से पहुंच सकता है। यदि इस बात को निर्विवाद मान लिया जाए तो साहित्य की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं और हर गली, हर कूचे में आपको कवि और साहित्यकार ही साहित्यकार दिखाई दे सकते हैं। रस सिद्धांत को बचकाना कहना, उसके संबंध में अपने बचकानेपन का ही घोष करना है। रसात्मक काव्य को काव्य मान लेने पर हर गली, हर कूचे में साहित्यकार ही साहित्यकार दिखाई देने वाली बात भी समझ में नहीं आती। यदि ऐसा होता तो जिस समय रस सिद्धांत लोकप्रिय था, उस समय गली गली में कवि ही कवि दिखाई पड़े रहते। इस तरह नवीनता की झोंक में चिर प्रतिष्ठित मूल्यों की अकारण उपेक्षा खटकने वाली बात है। जोशी जी के निबंधों में वैचारिकता के साथ संवेदनशीलता एवं हार्दिकता भी संश्लिष्ट रहती है। अपने प्रथम निबंध संग्रह साहित्य सर्जना 1949 प्रकाशन वर्ष के निवेदन में आपने लिखा है, मैं नहीं जानता कि मेरे विचारों से कितने पाठक सहमत होंगे, पर यदि साहित्य मर्मज्ञ इनमें सहृदयता अथवा अंतरानुभूति का कुछ भी लेश पावेंगे तो मैं अपना श्रम सार्थक समझूंगा। प्रकट है कि लेखक ने विचार तत्व के साथ ही सहृदयता और अंतरानुभूति को अभिव्यक्ति के लिए भी निबंधों का माध्यम बनाया है और उसे अपनी अंतरानुभूति पर अधिक विश्वास है। इसमें संदेह नहीं कि जोशी जी के वे निबंध अधिक मर्मस्पर्शी हैं, जिनमें उनकी संवेदनशील प्रतिक्रिया व्यक्त हुई है। मानवधर्मी कवि चंडीदास शरदचंद्र की प्रतिभा, साहित्य में दुखवान वाणचरित, प्राचीन युग का छायावादी नाटक मृच्छकटिक आदि निबंध इसी कोटि के हैं। विचार और अनुभूति का सहज समन्वय आपके भिन्न रुचिर लोक निबंध में देखा जा सकता है।
हमारी दृष्टि से यह आपकी सहज मनोवैज्ञानिक दृष्टि का निदर्शन करने वाला सफल निबंध है। सब मिलाकर जोशी जी के निबंधों की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं स्वीकार की जा सकती है। एक तो ये निबंध प्राचीन एवं नवीन भारतीय तथा हिंदी साहित्य की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। दूसरे, इनमें कतिपय प्राचीन और नवीन साहित्यकारों को नए संदर्भों में देखा गया है। और तीसरे, इनके माध्यम से समाज और व्यक्ति की संघर्षशील प्रवृत्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की गई है। इन विशेषताओं के कारण जोशी जी के निबंधों का आधुनिक गद्य साहित्य में पृथक महत्व स्वीकार करना होगा। अगला शीर्षक है कहानी। कहानीकार जोशी जी की कला पर रविंद्रनाथ ठाकुर और शरदचंद्र का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। रविंद्र की प्रेरणा से उनकी कहानियों का भावलोक निर्मित हुआ है और शरद से उन्हें यथार्थ को संदर्भित करने की प्रेरणा मिली है। इनके अतिरिक्त जोशी जी गेटे, टॉल्स्टॉय और चेखव से प्रभावित हुए हैं। उनकी अपनी प्रतिभा ने इन सभी कलाकारों के कला तत्वों को आत्मसात कर कहानी का जो आदर्श निर्दिष्ट किया है वह उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है। अब कहानी के संदर्भ में जो जोशी जी की मान्यता है हम उसको देख लेते हैं। कहानी के मूल भावों का संबंध हृदय से होना चाहिए, मस्तिष्क की कूट बुद्धि से नहीं। उसका उद्देश्य रसावेग के उभारने का होना चाहिए, शिक्षावृत्ति को जागृत करने का नहीं। उनमें कामनी की कमनीयता और समुद्र की गंभीरता होनी चाहिए, पुरुष की रुक्षता और पहाड़ की कठोरता नहीं। वह सत्तात्मक होनी चाहिए, छायात्मक नहीं। जोशी जी ने इस आदर्श को यथासंभव अपनी कहानियों में निभाया है। जोशी जी ने जीवन के उपेक्षित, कुंठित, मनोग्रंथित, पीड़ित और परिस्थितियों के घात प्रतिघात में विवश और असहाय पात्रों को लेकर उनके चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्हें अपनी सहानुभूति दी है, उनके दर्द को सहलाया है, धैर्य से उनकी बातें सुनी हैं और उन्हें बोलने का अवसर दिया है। रोगी, शराबी, जारद जैसे पात्र जोशी जी की पूरी सहानुभूति पा सके हैं। परित्यक्ता, लंचिता और दलिता नारियां अपनी कहानियों में संदर्भित होकर अपनी दारुण व्यथा व्यक्त कर सकी हैं। जोशी जी के अनुसार संसार का हर विचित्र या असाधारण पात्र किसी न किसी रहस्य को छिपाए है। उसकी कुंठा, निराशा, चिड़चिड़ाहट, संदेह, घृणा और भय का निश्चित मनोवैज्ञानिक कारण है। उसके जीवन के रहस्य को मनोवैज्ञानिकता, सहृदयता और सहानुभूति के स्तर पर चित्रित कर देना कला की सार्थकता है। किसी प्रकार के शिक्षावृत्ति से परिचालित होकर पात्रों को आदर्श रूप में चित्रित करना या घटनाओं को यांत्रिक दृष्टि से सूत्रबद्ध करना कला चेतना से अलग होना है। जोशी जी की कहानियों में पात्रों के साथ ही घटना का भी आकर्षण होता है। चरित्रों की रहस्यमयता और जटिलता को उभारने के लिए उन्हें घटनाओं को भी असाधारण, रहस्यमय और आकस्मिकतापूर्ण बनाना पड़ा है। जोशी जी ने प्रायः कहानियों के अंत में पात्रों के चारित्रिक वैचित्र और घटनाओं के आकस्मिक मोड़ का रहस्य खोल दिया है। सन्यासी बने हुए आलोकानंद वेश्या प्रेमी और हत्यारे के रूप में सामने आते हैं। विधवाश्रम का भंगी 12 वर्ष पूर्व मृत जारज रामप्रसाद के रूप में प्रत्यक्ष होता है। केशव के मित्र बालमुकुंद के पीछे लगी हुई रोमांटिक छाया केशव की पत्नी लीला के रूप में प्रकट होती है। जोशी जी की प्रारंभिक कहानियों में यह घटना वैचित्र का तत्व अधिक महत्व पाता रहा है। परवर्ती कहानियों में चरित्रों के असाधारण व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रधान हो गया है। जोशी जी का हर पात्र मनोविज्ञान के अध्ययन की सामग्री बन गया है। सबके कार्यकलाप अवचेतन से प्रेरित हैं। सबकी मानसिक गतिविधि का आधार उनकी दमित वासनाएं हैं। जोशी जी की सबसे बड़ी शक्ति उपेक्षितों के प्रति उनकी व्यापक सहानुभूति है। मनोविज्ञान का यह शिव पक्ष है। जोशी जी की सबसे बड़ी शक्ति उपेक्षितों के प्रति उनकी व्यापक सहानुभूति है। मनोविज्ञान का यह शिव पक्ष है। मनोविज्ञान ने दलितों के प्रति घृणा का भाव दूर करके उन्हें अपनाने की चेतना देकर मानवता का कल्याण किया है। जोशी जी ने उसके इस पक्ष को पूरी निष्ठा से स्वीकार किया है। वे कहते हैं, जीवन जहाँ कहीं भी मुझे मिलता है उसी को अपनाता हूँ। तुम क्या अफीमची या गंजेड़िए हो? आओ आओ भाई, आओ आओ, तुमसे मेरी पूरी सहानुभूति है। तुम क्या जुआरी हो? संसार की चिंता भूलकर इस खतरनाक मैदान में प्रज्वल आवेग से निर्द्वंद आ कूदे हो। आओ आओ, मैं तुम्हारे अंत तक साथ दूंगा। तुम क्या वैश्याशक्त हो? लालसामय रूप की लास्य चिंताग्नि में मुग्ध पतंग की तरह अपने प्राणों की आहुति देने के लिए लालायित हुए हो। आओ आओ मेरे प्यारे भाई, अपने साथ मुझे भी उस विकराल ज्वाला के ताप का अनुभव कराओ। तुम क्या मद्यपायी हो? संसार के कठिन जीवन से मुक्ति पाकर स्वच्छंद जीवन के लिए मतवाले हो उठे हो। निश्चित होकर मृत्यु के अंधकूप की ओर लुढ़कते चले जाते हो। हे प्रिय सखी, मुझे भी अपने साथ ढकेले ले चलो। अवचेतन के रहस्यमय किंतु यथार्थबोध को व्यक्त करते हुए भी जोशी जी काव्यमयी भावुकता से पृथक नहीं हो सके। इसलिए नई कहानी का कलाबोध उनमें नहीं लक्षित होता है, किंतु कहानी का रस उनकी अधिकांश कहानियों में है, क्योंकि उन्होंने मानव के सुख दुख की मार्मिक गाथा को ही आरोपित सौदेश्यता और हल्के मनोरंजन की सीमाओं से बचाकर उसकी वास्तविक रहस्यमयता में चित्रित किया है। अगला शीर्षक है उपन्यास।
जोशी जी को सर्वाधिक ख्याति उनके उपन्यास के आधार पर ही मिली है। उपन्यासों के क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति को निष्ठापूर्वक प्रतिष्ठित किया। उन्होंने प्रेत और छाया की भूमिका में अपना औपन्यासिक दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आदिकाल से जब मनुष्य इस पृथ्वी पर पशु की अवस्था में 4 पांवों के बल चला फिरा करता था, तब से बल्कि उससे भी पहले से लेकर आज तक के विकास काल में सृष्टि के एक अज्ञात रहस्य नियम के क्रम में जो वृत्तियां मानव अर्थपूर्ण मानव के भीतर बनती बिगड़ती चली गई, उनमें समयानुक्रम से और सृष्टि के उसी अज्ञात रहस्यमय नियम के क्रम से संस्कार परिशोधन होते चले गए। पर जिन प्रारंभिक वृत्तियों का संस्कार हुआ वे नष्ट न होकर उसके अज्ञात चेतना लोक में संचित होती चली गई। विकास की प्रगति के साथ ही साथ परिशोधित वृत्तियों का भी पुनः परिशोधन हुआ और इस नई परिशोधन के पूर्व की वृत्तियां भी अज्ञान चेतना के उसी अतल लोक में छिपकर अज्ञात ही रूप में संचित हो गई। यह क्रम आज तक बराबर प्रवर्तित होता चला गया है। अंतर्मन के अतल में दबी बड़ी ये प्रवृत्तियां वैयक्तिक और फलस्वरूप सामूहिक मानव के आचरणों तथा पारिवारिक और सामाजिक संगठनों को किस हद तक युगों से परिचालित करती आई है और आज भी कर रही हैं, इसका यदि खाना तैयार किया जाए तो आश्चर्य से स्तब्ध रह जाना पड़ेगा। अपने उपन्यासों में जोशी जी ने कुछ इसी प्रकार के खाने तैयार किए हैं, जिन्हें देखकर वस्तुतः आश्चर्य से स्तब्ध रह जाना पड़ता है। कदाचित चेतना की अतल गहराई में दबी हुई पशु प्रवृत्तियों के प्रस्फुटन के कारण ही सन्यासी में नंदकिशोर शांति और जयंती 2 नारियों के जीवन को व्यर्थ कर देता है। पर्दे की रानी में इंद्रमोहन प्रेमिका निरंजना की उपलब्धि के लिए अपनी स्त्री शीला की हत्या कर देता है और अंत में निरंजना के साथ भी जीवन निर्वाह न कर सकने पर गाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। प्रेत और छाया में पारसनाथ अनेक स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करता है। अंत में एक दरिद्र कन्या मंजरी को प्यार करता है। मंजरी के गर्भ रह जाने पर उससे विरत होकर नंदनी के साथ लखनऊ भाग जाता है। वहां नंदनी को छोड़कर उसकी छोटी बहन हीरा को लेकर कलकत्ता चला जाता है। वह यह सब इसलिए करता है कि तिब्बती दानव ने उसे झूठी सूचना दी थी कि उसकी माँ का किसी वैद्य से संबंध था और वह पारसनाथ उसी का पुत्र है। इस सूचना ने उसे क्षुब्ध कर दिया था और अंत में जब पारसनाथ के पिता उससे सच्ची सूचना देते हैं कि उसकी मां सती साध्वी थी और वह उन्हीं का पुत्र है, तो उसकी पशुबुद्धि मर जाती है और वह हीरा के साथ विवाह करके कायदे का जीवन व्यतीत करता है। निर्वासित में महिब खन्ना परिवार की 3 लड़कियों से प्रेम करता है और लक्ष्मी नारायण सिंह तो कितनी ही कुमारियों का जीवन नष्ट कर देते हैं। लज्जा में भी डॉक्टर कन्हैयालाल लज्जावती तथा कमलिनी 2 स्त्रियों से प्रेम करते हैं। जिप्सी में निपेंद्र रंजन जी मनिया को प्यार करते हैं और फिर शोभना भाभी के साथ रंगरेलिया करते हैं और अंत में मंजुला नर्स यानी मनिया के ही परिवर्तित रूप और व्यक्तित्व से स्नेह सूत्र जोड़ते हैं। मुक्ति पथ में प्रेम प्रदर्शन के इस प्रवृत्ति के दर्शन नहीं होते। राजीव और सुनंदा एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के कार्यों में पूरा सहयोग देते हुए भी प्रणय सूत्र में नहीं बनते। सुनंदा इस स्थिति से ऊब कर राजीव से विरत हो जाती है। वह पार्थिव जीवन के विकास के साथ भीतर के भाव जीवन के विकास की ओर भी सचेष्ट रहना चाहती है। राजीव अंत में अपनी भूल स्वीकार करता है, किंतु सुनंदा उसे छोड़कर चल देती है। सुबह के भूले में ऐसा लगता है उपन्यासकार ने पार्थिव जीवन के विकास के साथ भाव जीवन के विकास पर भी ध्यान दिया है। इसलिए गिरजा अंत में अपने बाल सहचर किशन को ही अपना हृदय अर्पित करती है। अपने ज्ञान और जीवन स्तर में क्रमिक विकास के साथ प्रारंभ में वह किशन की उपेक्षा करती है, किंतु अंत में इसे वह सुबह की भूल मानती है। मुक्तिपथ और सुबह के भूले में मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति भी कुछ कम हो गई है। जहाज का पंछी में कथा का आकर्षण केंद्र जीवन की सम विषम अनेक स्थितियों का अंकन है। कथानायक अनेक गुणों से युक्त किंतु बाह्य आकार प्रकार से प्रभावहीन व्यक्ति है। वह कलकत्ता महानगरी में भटकता है। आश्रय की तलाश में वह अनेक संदर्भों से जुड़ता है। वेश्याओं के चकले का जीवन, पहलवानों और गुंडों का जीवन, निम्नतम वर्ग के धोबियों का जीवन, कलाप्रिय उच्च वर्गीय नारी लीला का बाहर से भरा पूरा किंतु भीतर से खोखला जीवन, पुलिस वालों का प्रवंचनापूर्ण कुचक्री जीवन और भादुरी साहब जैसे निष्ठुर महत्वाकांक्षी एमएलए का कुत्सित जीवन जहाज के पंछी के नायक की जीवन यात्रा के साथ संग्रथित हो गए हैं। इतने सारे संदर्भों को जोड़ने में कथानक अस्वाभाविक हो गया है। यूँ तो जहाज के पंछी का हर पात्र मनोविश्लेषण का विषय है। प्रत्येक की अपनी कुंठा और अपना रहस्य है, किंतु उपन्यास में समूचे आधुनिक समाज का रहस्य उद्घाटन करने की चेष्टा की गई है। संभवतः इस उपन्यास के माध्यम से जोशी जी ने सामाजिक जीवन के अनेक स्तरों के बीच विद्यमान व्यवधान को व्यक्ति चेतना के स्वच्छंद विकास में बाधक दिखाकर दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कलात्मक अपील की है। व्यक्ति मन की अतल गहराई में झांकने के साथ ही जोशी जी ने अपने उपन्यासों में समाज के सामूहिक कल्याण की योजनाएं भी प्रस्तुत की हैं।
अगला उपन्यास है जिप्सी। इसमें कन्हाई बाबू और मणिमाला यानी मनिया के सहयोग से जन संस्कृति समन्वय केंद्र की स्थापना कराई गई है। इसका उद्देश्य विश्व जन संस्कृति को एक समन्वयात्मक रूप देना तथा भारतीय जनजीवन में एक नई सांस्कृतिक चेतना जगाना है। मुक्तिपथ में मुक्ति निवेश की स्थापना कराई गई है, जिसका उद्देश्य सबकी समचेतना, सबके समयोग, सबके सम उद्योग और सबके सम अधिकार और सबकी सम शक्तियों के सामूहिक विकास द्वारा समकल्याण की चरमतम परिस्थिति की ओर सबकी सम प्रगति है। सुबह के भूले उपन्यास में मातृ मंदिर की स्थापना की गई है, किंतु इसका उद्देश्य सामूहिक जन कल्याण की कोई योजना न होकर व्यक्तिगत भावुकता की तुष्टि है। इन योजनाओं की व्यावहारिक उपयोगिता के संबंध में लेखक को पूरा विश्वास है। उसे आश्चर्य होता है कि विश्व के महान नेताओं की चेतना में समता और समन्वय का यह दृष्टिकोण क्यों नहीं प्रतिष्ठित होता। एक लंबे अंतराल के बाद जोशी जी का उपन्यास ऋतुचक्र प्रकाशित हुआ है। इसका नायक दादा विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़कर हिमालय की एक सुंदर उपत्यका में निवास करता है। उसने कुछ फलोद्यान खरीदकर ठेके पर दे दिया है। इस आय से उसकी जीविका चल जाती है। वह सामान्य पहाड़ी जीवन में अपने को पूरी तरह ढाल लेता है और उस सहज ठेठ आधुनिक विसंगतियों से मुक्त रूमानी जीवन पद्धति को ही आज की आधुनिक अस्तित्ववादी विचारधारा और उससे परिचालित निरुद्देश्य संतरासपूर्ण यांत्रिक एवं ऊब भरी जीवन पद्धति के विरोध में एक समाधान के रूप में पेश करता है। कथानायक दादा बार बार इस बात पर बल देता है कि आधुनिकता बोध से उत्पन्न विसंगतियों से त्राण पाने का एकमात्र रास्ता रूमानी चेतना को पुनर्जागृत करना है। जोशी जी का यह समाधान विश्वसनीय और प्रभावी नहीं है। कभी भी यत्नपूर्वक कोई चेतना जगाई नहीं जा सकती। वस्तुगत परिस्थितियों से चेतना जागृत होती है, इसलिए यथार्थ के भीतर ही आज की विसंगतियों का समाधान निकालना होगा। जोशी जी के पूर्ववर्ती उपन्यासों में कवि की प्रेयसी उल्लेखनीय है। इसमें कालिदास के पूर्ववर्ती कवि सम्मौलिक की आत्मकथा कही गई है। यह कथा कल्पना प्रधान है। इसमें ऐतिहासिक तथ्यों का आधार नहीं लिया गया है। कथा में आने वाले पात्रों की घोषित चारित्रिक विशेषताएं घटनाओं से प्रमाणित है और सिद्ध नहीं होती। उपन्यास में रूमानी चेतना को उभारा गया है। संवेदनशील और प्रतिभा संपन्न नाटककार सम्मौलिक युवावस्था में शिरीषा को ले भागता है। वह शिरीषा की अभिनय कला को विकसित करना चाहता है। उसे अपने एक मित्र की सुरुचिपूर्ण संपन्न बहन की सुरक्षा में छोड़ देता है। यही शिरीषा की अभिनय क्षमता का विकास होता है। कथानायक के जीवन में आने वाली दूसरी नारी रत्नप्रिया है और रत्नप्रिया का प्रेम निगूढ़, संयत और उदात्त है। वह पाने की कामना नहीं करती है, कहीं मुखर नहीं होती, अपनी पीड़ा को भीतर ही भीतर पी जाती है। इसलिए शिरीषा और सम्मौलिक के प्रणय सूत्र में गांठ नहीं पड़ती। कवि की प्रेयसी पर बाणभट्ट की आत्मकथा की छाया स्पष्ट है, किंतु छाया ही होती है। सब मिलाकर यह कृति जोशी जी की उपन्यास कला को आगे नहीं बढ़ाती। आज भी जोशी जी अपने सन्यासी और जहाज का पंछी जैसे उपन्यासों के लिए ही स्मरणीय है। भाषा और शैली के संबंध में अगर हम बात करें तो जोशी जी की भाषा शैली आकर्षक है। उसमें विषय और अनुभूति को व्यक्त करने की क्षमता है। सामान्यतः जोशी जी की भाषा शैली के 3 रूप लक्षित होते हैं। एक तो उनका विचारात्मक गद्य है। इसमें स्पष्टता, विश्वास का बल और अध्ययन की व्यापकता लक्षित होती है। इस प्रकार के गद्य का उदाहरण जोशी जी के निबंधों में उपलब्ध है। उनकी गद्य शैली का दूसरा रूप आवेगमय और काव्यात्मक गद्य खंडों में लक्षित होता है। जोशी जी की इस शैली पर बांग्ला भाषा के भावात्मक गद्य का प्रभाव स्पष्ट है। इस प्रकार के गद्य का एक उदाहरण देखिए। सब झूठा है, सब झूठा है, ये सब जीव भी मिथ्या है, मैं मिथ्या हूँ। वृष्टि का दिन भी असत्य है और आज की यह सुनहली धूप भी काल्पनिक है। जीवन का रंगीन स्वप्न भी एक भ्रामक माया है। और मृत्यु, तब क्या एक मृत्यु ही सत्य है? नहीं नहीं, यह भी मेरे लिए सत्य नहीं है। बुनो बुनो हे असत्य, मेरे आत्मा के चारों ओर प्रतिकूल जीवन मृत्यु के ताने बाने से माया जाल बुनते चले जाओ। गद्य शैली का तीसरा रूप सहज एवं वर्णनात्मक है। यह अपेक्षाकृत सरल और व्यवहारिक और बोलचाल के अत्यंत निकट होता है। सामान्यतः इसी का प्रयोग कहानियों और उपन्यासों में किया गया है। जोशी जी की गद्य शैली में उलझाव, जटिलता, निगूढ़ता या अनावश्यक बनावट नहीं है। उसमें जो रूपगत परिवर्तन लक्षित होता है वह संदर्भों की मांग के कारण। मूल्यांकन। श्री इलाचंद जोशी के कृतित्व का महत्व कई दृष्टियों से मान्य है। जोशी जी हिंदी के पहले साहित्यकार हैं जिन्होंने मानव मन के आंतरिक स्तरों में अंतर्निहित वासनाओं को शील वैचित्र का मूल आधार मानकर उनका चित्रण और विश्लेषण किया है। उन्होंने दलितों और उपेक्षितों के प्रति खुलकर सहानुभूति दिखाई है, उनको भी मानव की मर्यादा प्रदान की है। जोशी जी ने प्राचीन और नवीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मूल्यांकन किया है और आलोचना के मनोवैज्ञानिक आधार को व्यवहारिक प्रतिष्ठा दी। उन्होंने फ्रायड, एडलर और जुंग जैसे
मनोवैज्ञानिकों के विचारों को सुलझे हुए रूप में प्रस्तुत करके कला विश्लेषण के मनोवैज्ञानिक पक्ष को हिंदी पाठकों के सम्मुख रखा है। यही नहीं, उन्होंने अंतर्जीवन की गुत्थियों और व्यक्तियों के अवचेतन में निहित रहस्यों के उद्घाटन मात्र से सामाजिक विकास को संभव न मानकर मार्क्स के समता सिद्धांत को भी महत्व दिया और अंतर एवं बाह्य के सामंजस्य पर बल दिया है। यह सब होने पर भी कलाकार के रूप में उन्हें हम एक धारा विशेष का प्रवर्तक ही मान सकते हैं। हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में जो प्रतिष्ठा प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय, रेणु को प्राप्त हुई है, वह जोशी को नहीं मिली है। उसका एक प्रधान कारण उनका सहज मानवीय संवेदना के स्तर से हटकर कुछ अति रहस्यमय को उद्घाटित करने का एकांत आग्रह कहा जा सकता है। कला मानव को उसके सहज रूप में प्रतिष्ठित करने पर ही आदृत होती है। मनुष्य अपने सहज रूप में दमित भावनाओं का विस्फोट मात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त कला जब कभी शास्त्र के सिद्धांतों को उदाहरित करता हुआ पात्र और कथा की सृष्टि करेगा तो वह सहज नहीं रह पाएगा। मनुष्य के कार्य प्रायः अवचेतन से प्रेरित होते हैं, यह मान्य हो सकता है। वासनाएं दमित होकर अंतर्मन में पूंजीभूत हो जाती है, यह भी मान्य हो सकता है। मन के अचेतन, अवचेतन, चेतन और ऊर्ध्वचेतन आदि कई स्तर होते हैं, यह भी मान्य है। किंतु स्वयं मनुष्य अपने सहज रूप में इन सब का संश्लिष्ट रूप है। जोशी जी ने जिन विशिष्ट शील, गुण, आचार वाले पात्रों की सृष्टि की है, वे नॉर्मल या सहज नहीं कहे जा सकते। इसी कारण उनके नायकों का वैचित्र कथा रस की सृष्टि करते हुए भी पाठक के मन में स्थायी प्रभाव अंकित नहीं कर पाता है। इसके अतिरिक्त घटनाओं, पात्रों और संदर्भों के अंकन में जो सूक्ष्म कलाबोध इधर के उपन्यासों और कहानियों में लक्षित होने लगा है, उसका भी जोशी जी में अभाव है। आज का उपन्यासकार व्यक्ति मानस के विभिन्न स्तरों की क्रिया चेष्टाओं का वर्णन न करके व्यक्ति मानस के तनाव को ही महत्व देने लगा है। आधुनिक उपन्यास और दृष्टिकोण शीर्षक से नए उपन्यासों के संबंध में विचार करते हुए आगे लिखते हैं, उपन्यासकार की दृष्टि की गहराई और विस्तार बढ़ने के साथ साथ स्वाभाविक था कि संघर्ष अथवा घटना की उस परिकल्पना भी बदल जाए। और संघर्ष क्या है अथवा घटना किसे कहते हैं, इसकी नई परिभाषा के साथ संघर्ष के चित्रण और घटनाओं के वर्णन का रूप भी बदल गया है। बाह्य परिस्थिति से संघर्ष मानव और नियति का संघर्ष है, इतना महत्वपूर्ण न रहा, क्योंकि व्यक्ति मानस स्वयं सदैव एक तनाव की स्थिति में रहता है और वह तनाव ही संघर्ष है। व्यक्ति मानस बनाम परिस्थिति, इस विरोध का कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि मानस स्वयं ही एक परिस्थिति हो गया है। इसी प्रकार बाह्य घटना का इतना महत्व नहीं रहा, क्योंकि जिस प्रकार संघर्ष भीतर ही भीतर उभरता है और निर्वासित होता रहता है, उसी प्रकार भीतर ही भीतर घटना भी घटित होती रहती है और रह सकती है। स्पष्ट है कि इस नवीन औपन्यासिक दृष्टि से जोशी जी के उपन्यास काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। सब मिलाकर आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास क्रम में जोशी जी का ऐतिहासिक महत्व सदैव मान्य रहेगा, क्योंकि उन्होंने साहित्य को मनोविज्ञान के प्रकाश में सबसे पहले देखा और परखा है। तो यहाँ तक था जोशी जी से संबंधित, इलाचंद जोशी जी से संबंधित तथ्य। और इसके बाद जो रचनाकार हैं वो हैं यशपाल से संबंधित तथ्यों को हम अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।